इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विज्ञान बिहार बोर्ड वर्ग 6। देखिए, इसका जो हमने अध्याय 1 अध्याय 2 के जितने भी महत्वपूर्ण नोट्स होते हैं उन सभी को हम लोगों ने देख लिया था, यानी कि इन दोनों अध्याय को हमने पढ़ लिया था। और साथ में जो इसका प्रश्न उत्तर होता है उसको भी हमने हल कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। और इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले अध्याय 3 जो कि दिया गया तंतु से वस्त्र तक, तो इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि वस्त्र की शुरुआत कैसे हुई थी और किस किस चीज़ से वस्त्र बनाए जाते हैं या फिर किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो देखिए, इस अध्याय का जो भी मुख्य बिंदु होगा, ठीक है, उन सभी का जो है नोट्स जो है हमने बना के रखा हुआ है। तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे कि नोट्स से ही पढ़ेंगे। अब बाद में इसमें जो भी प्रश्न उत्तर होगा उन सभी को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया तंतु से वस्त्र तक। सबसे पहले यहाँ पे आता है तंतु। ठीक है, तंतु क्या होता है? रेशा। अब ये रेशा क्या होता है? देखिए, धागे पतली पतली महीन रचनाओं से बनते हैं जिन्हें तंतु या रेशा कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा ये रोशन, रेशा हो जाएगा, रेशा कहते हैं। ठीक है, आगे जो दिया गया है, ठीक है, तंतु दो प्रकार के होते हैं। एक होगा प्राकृतिक तंतु, दूसरा होगा मानव निर्मित तंतु। अब जो हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे, ये जो प्राकृतिक तंतु क्या होता है, उसके मानव निर्मित तंतु क्या होता है, उन सभी को हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले प्राकृतिक तंतु क्या होता है। देखिए, कुछ वस्त्र के तंतु पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं जिन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यानी कि वैसे तंतु जो कि हमें या तो फिर पौधे से प्राप्त हो या फिर जंतुओं से प्राप्त हो, ठीक है, उसे ही प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। अब जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्राकृतिक तंतुओं के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है पादप या वनस्पतिक तंतु, दूसरा होता है जंतुक तंतु। अब देखिए, ये जो पादप या वनस्पतिक तंतु होता है वो क्या होता है, उनको हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पादप या वनस्पतिक तंतु ऐसे तंतु जो सिर्फ पेड़ पौधों से ही प्राप्त किया जाता है, उसे पादप तंतु कहा जाता है। देखिए, पादप का ही मतलब होता है पेड़ पौधा, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि पादप तंतु में कौन कौन से आ जाएंगे, कपास हो गया, पटसन हो गया, जूट यानी पटसन जूट दोनों सेम है, सन, रुई इत्यादि, ठीक है। ये सभी के सभी जो है आपके क्या हो जाएंगे, पादप या फिर वनस्पतिक तंतु। इसके बाद जो दूसरा था जंतुक तंतु। देखिए, जंतुक तंतु क्या है, देखिए इसका नाम से पता चल रहा है कि यानी कि जंतु से जो हमें प्राप्त होगा उसे ही जंतुक तंतु कहेंगे। ऐसे तंतु जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है, उसे जंतुक तंतु कहा जाता है। जैसे कि देखिए ऊन, रेशम। देखिए, ऊन जो है हमें कहाँ से मिलता है, भेड़ के जो है बाल होते हैं उनसे मिलता है। रेशम जो होता है रेशम के कीड़े से पाया जाता है। इसलिए देखिए, ये कहीं ना कहीं ये दोनों के दोनों जंतु है, ठीक है। और उनसे हमें क्या मिलते हैं, उनसे हमें मिलते हैं तंतु, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके कौन सा, जंतुक तंतु, ठीक है, जो जंतुओं से हमें प्राप्त होता है। देखिए, आगे जो दिया गया है मानव निर्मित तंतु या फिर कृत्रिम तंतु, ठीक है, जिसको हम लोग संश्लेषित तंतु भी कहेंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखिए ऐसे तंतु, ठीक है, ऐसे तंतु जिन्हें विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग कर मनुष्यों द्वारा तैयार किया जाता है, उसे मानव निर्मित तंतु कहा जाता है, ठीक है। और इसको संश्लेषित तंतु भी कहेंगे। जैसे कि इसके जो उदाहरण हो जाएगा, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया, टेरिल हो गया इत्यादि। ये सभी के सभी जो है यानी कि इंसान द्वारा बनाए गए तंतु होता है, ठीक है। इसीलिए इसको जो है ना मानव निर्मित या फिर कृत्रिम तंतु या फिर संश्लेषित तंतु भी कह सकते हैं।
आगे जो हम लोग देखेंगे कुछ पादप तंतु जैसे कि रुई, पटसन हो गया, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना, ये सब दिया गया, जैसे यहाँ पे दिया हुआ कुछ पादप तंतु, ठीक है, यहाँ से ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, इसी के आधार पे जो है पूरा नोट्स तैयार किया गया है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रुई। देखिए रुई क्या होता है, कपास के पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। अब देखिए कपास क्या होगा, देखिए कपास जो होता है साधारणतया तो देखिए कपास जो होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कपास साधारणतया यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखिए कपास जो साधारणतः काली मिट्टी तथा गर्म जलवायु में उगाया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में की जाती है, ठीक है। यहाँ से इसको, अब यहाँ से इसको हटा सकते हैं, ये वाला। इसके बाद देखिए आगे जो देते हैं कपास गोलक। देखिए कपास गोलक क्या होता है, कपास के फूल काफ़ी विकसित, यानी कि जब ये काफ़ी विकसित हो जाता है, ठीक है, उसमें से क्या होता है, उजले उजले रुई के गोलक के रूप में दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें कपास गोलक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आगे आता है कपास का ओटना, यानी कि बड़े बड़े मशीनों की सहायता से कपास को बिनौले से अलग किया जाता है, जिसे कपास ओटना कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आगे जैसे कि हम लोग देखेंगे कि जूट या फिर पटसन। देखिए पटसन तंतु को पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। पटसन जो है तंतु को पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि पटसन को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो देखिए पटसन को जो है ना तने से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इसके बाद जो है पटसन की जो खेती होती है ना, वो वर्षा ऋतु में ही की जाती है, ठीक है। इसके पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा आसाम में की जाती है। और हम लोग देखेंगे जैसे कि बिहार में जो पटसन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल तथा दरभंगा में उगाया जाता है, ठीक है। अब जो है आगे दिया गया है सूती धागे की कताई, ठीक है, यहाँ पे कताई। देखिए कताई क्या होता है, कताई के बारे में हम लोग जानते हैं, इससे रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा देखिए कताई के लिए तकली का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए चरखा क्या होता है, देखिए चरखा जो है हाथ से चलाने वाली कताई में उपयोग होने वाली एक युक्ति यानी कि यंत्र है, ठीक है। आगे जो है जैसे कि धागे से वस्त्र तक। देखिए धागे से वस्त्र बनाने की दो प्रमुख विधियां होती है, एक है बुनाई और दूसरा है बंधाई, ठीक है। आगे जो देखेंगे जैसे कि यहाँ पे दिया गया बुनाई। बुनाई क्या होता है, देखिए तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को ही बुनाई कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए बुनाई के लिए जो है ना करघों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बुनाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है, करघों का उपयोग किया जाता है। अब जो है इसमें जो हम लोग देखते हैं कि करघे जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हस्त प्रचालित और दूसरा होता है विद्युत प्रचालित। अब इसमें जो हम लोग देखेंगे कि हस्त प्रचालित क्या होता है। देखिए हस्त प्रचालित मतलब क्या होता है, हस्त बने कि यानी हाथ, प्रचलित बने कि चलने वाला, यानी कि हाथ से चलने वाले जो करघे होते हैं उसी को कहा जाता है हस्त प्रचालित, ठीक है। उसके विद्युत प्रचालित, देखिए विद्युत यानी कि बिजली, प्रचालित यानी कि चलना, यानी कि विद्युत से चलने वाले जो करघे को क्या कहा जाता है, विद्युत प्रचालित कहते हैं। इसके बाद जो है आगे आता है
बंधाई। देखिए बंधाई क्या होगा, बंधाई वह प्रक्रिया होता है जिसमें किसी एक तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे कि जो इसके नोट्स है ये बन चुका है और आप यहाँ से इसको नोट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बुक में भी देख लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ तक जो है पूरा पढ़ लिया था, यानी कि जैसे आप यहाँ पे देखेंगे दिया गया है ये बंधाई तक। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। अब जो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे जो कि वस्त्रों का इतिहास, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका हमने नोट्स नहीं बनाया, इसको हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए वस्त्रों का इतिहास, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग क्या करते थे। वस्त्रों के विषय में प्रमाणों में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग जो है वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतुओं के चमड़े से अपने शरीर को ढकते थे। अब जो है कृषि के विकास के साथ समुदाय में रहना शुरू करने के बाद लोगों ने पतली पतली टहनियाँ तथा घास को बुन करके चटाई तथा टोकरी बनाना सीख लिए थे। इसके लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा खालों को आपस में यहाँ पे चलिए खालों को आपस में ऐंठन दे करके लंबी लड़ियाँ बनाई जाती थी। इनको जो है बुन करके वस्त्र तैयार किए जाते, यानी कि पुराने ज़माने में भारतवासी रुई से बने वस्त्र भी पहनते थे। इसके बाद जो है पुराने ज़माने में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से ढक लेते थे। वे शरीर को ढकने के लिए कई तरीकों का उपयोग करते थे, जैसे सिलाई की सुई का आविष्कार के साथ लोगों ने कपड़ों को सिलाई करके पहनने के वस्त्र तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई, परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ी, धोती, लुंगी, गमछा, चादर, शाल, दुपट्टा और पगड़ी बिना सिले वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो है जिस प्रकार पूरे देश में भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्र पहनने की वस्तुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। यानी कि हर जगह का अपना अपना एक अलग खास ड्रेस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि इसका पूरा का पूरा जो है यानी कि ये अध्याय ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद जो हम लोग अगले वीडियो में जो इसके जितने प्रश्न उत्तर है उन सभी को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे दिए गए हैं नए शब्द, तो आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं, यानी कि वर्ड मीनिंग है। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है यहाँ पे दिया गया हमने सीखा, यानी कि हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा था उन सभी का यानी कि निचोड़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं क्योंकि ये भी पूरा एक तरह से नोट्स हो गया। ठीक है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर के साथ।